हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनालिस्टाइज के यूट्यूब चैनल पे। तो भारतीय जुडिशरी जो है यहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किए जाने जा रहा है। अब कहाँ है, कहाँ पे केस हुआ है? तो बेसिकली केस जो है वो रिसेंटली मणिपुर हाई कोर्ट का यहाँ पे केस है। इसके अलावा केसेस पंजाब हाई कोर्ट में भी आए थे, इसके अलावा केसेस दिल्ली हाई कोर्ट में भी आए हैं। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि भारत में कैसे कैसे ये लागू हो रहा है या फिर इसके क्या कंसर्न्स हैं, क्या ग्लोबली भी इसको कहीं लागू किया जा रहा है। देयर आर मेनी थिंग्स जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक बोथ जुडिशरी एंड एआई। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो क्यों न्यूज़ में है? तो मणिपुर हाई कोर्ट ने लास्ट ही हफ्ते में यहाँ पर इसने एक एक्स्ट्रा रिसर्च का इस्तेमाल किया था, गूगल और जो चैट जीपीटी यहाँ पर है 3.5, इसका इस्तेमाल करके यहाँ पे डिसाइड किया था उन्होंने केस पे। और ये पहली बार नहीं है कि हाई कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ हो किसी भी रिसर्च के लिए, लेकिन भारत में जैसे ही बाकी दुनिया में हो रहा है, कोर्ट्स थोड़ा सा कॉशियस है एआई के यूज को लेकर के, खास करके जुडिशियल वर्क में। अगर हम केस के बारे में बात करेंगे तो ये केस है मोहम्मद जाकिर हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर एंड अदर्स का केस। ये जाकिर हुसैन, जिनकी उम्र लगभग 36 ईयर्स है, इनको डिसमिस कर दिया गया था विलेज डिफेंस फोर्स से। नाउ यहां पर डिसमिस करने के बाद ये तब थे क्योंकि एक क्रिमिनल ने वहां से क्रिमिनल भागने में कामयाब हुआ था जब वो ड्यूटी पर थे। अब उसके बाद हुसैन ने इस डिसमिसल को मणिपुर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। जस्टिस ए गुणेश्वर शर्मा ने यहां पर पुलिस को एक डिटेल डिसमिसल का प्रोसीजर कहा कि आप हमें एक डिटेल डिसमिसल प्रोसीजर दे दीजिए कि हमने इसलिए ये किया है। एफिडेविट जो पुलिस ने दिया था इसमें क्लैरिटी नहीं थी, और मोर ओवर इसमें यहां पे जो ये विलेज डिफेंस फोर्स से एक्सपेल जो होना था, यहां पे चीजें उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, क्लैरिटी नहीं थी। तो कोर्ट उसके बाद चैट जीपीटी की तरफ रुख करता है और यहां पर फर्दर रिसर्च के लिए चैट जीपीटी ने रिवील किया कि ये जो विलेज डिफेंस फोर्सेस हैं इनमें लोकल वॉलंटियर्स होते हैं जिनको ट्रेन किया जाता है गार्ड करने के लिए थ्रेट के अगेंस्ट। तो जस्टिस शर्मा ने इसी रूलिंग का इस्तेमाल किया और हुसैन का डिसमिसल को जो है वो साइड रख दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि 2022 मणिपुर डिपार्टमेंट मेमोरेंडम ये स्टेट करता है कि जो डिसमिस्ड पर्सन है, कम से कम उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जो कि एलिट चार्जेस के ऊपर होती है, जो ये चार्जेस हैं, हुसैन को ये चीजें डराई कर दी गई थी। नाउ ये है केस इससे रिलेटेड। अब यहां पर है कि कैसे डिफरेंट हाई कोर्ट जो है वो वेरी करते हैं एटीट्यूड में। तो यहां पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है, यहां मार्च 2023 में केस आया था जस्टिस अनूप चितकारा का एंड ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। इन्होंने भी चैट जीपीटी इस्तेमाल किया था जशविंदर सिंह को बेल डिनाई करने के लिए यहां पे, क्योंकि यहां पे जो एक डेथ हुई थी एक एक्यूज की, तो चैट जीपीटी की रिसर्च से इन्होंने फिर इसको मना किया। यहां पर जस्टिस चितकारा ने चैट जीपीटी का इनपुट देखा रिगार्डिंग बेल, और खास करके ऐसे केसेस में जहां क्रुएल्टी होती है असॉल्ट्स में, तो इसको नजरअंदाज ना करते हुए चैट जीपीटी के रेस्पॉन्स को हाईलाइट किया गया जजेस ने, और यहां पर हाई बेल अमाउंट्स रखे गए और बेल को डिनाई कर दिया गया। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जो चैट जीपीटी का इनपुट है ये ब्रॉडर लीगल कॉन्टेक्स्ट के लिए था, ये केवल केस स्पेसिफिक ओपिनियन नहीं था, या केवल सेंटेंस के लिए हम सीधा सीधा चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक ब्रॉडर लीगल कॉन्टेक्स्ट के लिए किया जा सकता है। ये इंस्टेंस दिखाता है कि हाई कोर्ट भी एआई का इस्तेमाल कर रहा है लीगल रिसर्च के लिए। अब यहां दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक मामला आता है। अगस्त 2023 में जस्टिस प्रतिभा एम सिंह जो दिल्ली हाई कोर्ट की हैं, इन्होंने क्रिश्चियन लॉबोटिन के फेवर में जो एक ट्रेडमार्क केस था वहां अपना इन्होंने जजमेंट दिया जो उनके फेवर में था। यहां पे इनकी जो लीगल टीम है, जो लॉबोटिन की लीगल टीम थी, इन्होंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया और ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि जो इनकी ब्रांड का रेपुटेशन था, इनके जो स्पाइक का शू स्टाइल था और जो रेड सोल था, ये दूसरी ब्रांड कॉपी कर रही थी जिस ब्रांड का नाम था शुतीक। तो यहां पर जस्टिस सिंह ने हाउएवर इन्होंने रिजेक्ट किया कि चैट जीपीटी का जो इस्तेमाल है वो लीगल या फैक्चुअल इश्यूज को डिसाइड करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि यहां कंसर्न्स हैं, इनएक्युरेसीज हो सकती हैं, फिक्शनल लॉज हो सकते हैं, इमेजिनेटिव डेटा जनरेट कर सकता है एआई चैटबॉट। ये जो केस है ये एग्जाम्प्लीफाई करता है कि दिल्ली हाई कोर्ट थोड़ा कॉशियस अप्रोच देता है एआई इंटीग्रेशन की तरफ जब लीगल प्रोसीडिंग की बात होती है। तो जो इंपॉर्टेंस है ह्यूमन जजमेंट की एआई जनरेटेड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर हम विश्व की बात करेंगे ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, तो यहां ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स में बेसिकली 2023 में यहां पे एक घटना है मैनहट्टन की, और मैनहट्टन के जो फेडरल जज थे इन्होंने एक लॉयर को फाइन किया $5,000 क्योंकि उसने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया था लीगल फाइलिंग्स को ड्राफ्ट करने के लिए। और यहां पे ये स्ट्रेस होता है कि एआई जनरेटेड सबमिशंस जो हैं इनएडिक्वेट हैं अगर हम लीगल आर्गुमेंट्स में अगर इनको देंगे तो। इन कॉन्ट्रास्ट यहां पे एक केस और आता है जिसमें कोलंबियन जुडिशरी जो है उसने गाइडलाइंस यहां पर दी थी जनरेटिव एआई के यूज के लिए, और ये एडवाइस किया था कि एआई के यूज के लिए लोग थोड़ा कॉशन बरतें, थोड़ा कॉशियस रहें। टास्क जैसे समराइज करना हो, अगर लार्ज बॉडीज को प्रेजेंटेशंस बनाना हो, ईमेल कंपोज करना हो, इन्होंने ये भी एम्फसाइज किया कि जो एआई है ये किसी भी प्रकार से जो ह्यूमन जजमेंट है या जो ह्यूमन सेंटेंसिंग है उसको रिप्लेस नहीं करना चाहिए। अब यहां इसके यूसेज की कुछ बात आती है कि क्या पोटेंशियल यूजेस हैं। तो डॉक्यूमेंट रिव्यू मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है एआई क्विकली, बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को आसानी से उनकी जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको यहां आइडेंटिफाई कर सकता है। अब यहां पर जो है रिव्यू प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, लीगल रिसर्च में हेल्प कर सकता है। यहां पर मोर ओवर एआई टूल असिस्ट कर सकता है लॉयर्स को कि ये जितने भी केसेस हैं उससे जुड़े हुए उन सबको एक बार में ये रिसर्च करने में हेल्प करेगा। एनालिसिस जो है वो प्रिडिक्टिव दे सकता है,
पास्ट ऐसे केसेस से जुड़ी हुई चीजों को एनालाइज करने के बाद वो ऐसे डिसीजंस बता सकता है कि कैसे केस के साथ प्रोसीड किया जाना चाहिए। यहां पे एनालिसिस ऑटोमेशन में भी यहां कॉन्ट्रैक्ट है। एआई सिस्टम्स जो हैं ये ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं इनको एनालाइज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड क्लॉजेज, कुछ मॉडिफिकेशंस जो लीगल स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड होंगे या प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट पर बेस्ड होंगे, तो वहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट में हेल्प कर सकता है। यहां पे लिटिगेशन सपोर्ट में भी ये हेल्प कर सकता है, ये एनालाइज कर सकता है डेटा को सिमिलर प्रीवियस केसेस से, क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। एआई ड्राइवन जो चैटबॉट्स होते हैं ये यहां पर क्लाइंट इंटरेक्शन कर सकते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन में भी ये हेल्प कर सकता है। अगर कहीं रेगुलेटरी लॉ है या फाइनेंशियल कंप्लायंस है तो एआई जो है ये पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकता है जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की तरफ इशारा कर सकते हैं। ब्रीच जो रेगुलेशंस का होता है, एथिकल बायस मॉनिटरिंग का भी यहां प्रॉब्लम है। मोरओवर रूटीन टास्क जो हैं इनको ऑटोमेशन में लाया जा सकता है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म भरना, शेड्यूल करना या बिलिंग करना एक ऑटोमेटेड बिल की। तो दिस इज द केस, ये एआई के द्वारा हो सकता है। जुडिशियल डिसीजंस में भी ये काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। यहां पे कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। सबसे पहला जो चैलेंज आता है वो आता है एक्यूरेसी का, कि एआई टेक्नोलॉजी जो है वो अभी टेक कंपनीज खुद से भी उनको इनफैलिएबल मानती हैं। ओपन एआई जो है फॉर इंस्टेंस ये टर्म्स जो आउटपुट में आते हैं ये हमेशा एक्यूरेट नहीं हो सकते और हमेशा इन पे रिलाई नहीं किया जा सकता। ये सोल सोर्स ऑफ ट्रुथ या प्रोफेशनल एडवाइस भी नहीं हो सकता। मोरओवर यहाँ पे एआई सिस्टम में बायस और रिस्क का यहाँ है। यहाँ पे जैसे क्रिमिनल मैपिंग अगर पर्टिकुलर एरिया की होगी, प्रेडिक्शन होगा। स्टडीज यूएस में रिलीव करती हैं कि जो रेशियल प्रोफाइलिंग यहाँ पर है या जो डिस्प्रपोर्शनेट टारगेटिंग है माइनॉरिटीज की, वो एआई की हेल्प से हो सकती है। यहाँ पे एआई पर डिपेंड करना लीगल टास्क के लिए ये एक चैलेंज साबित हो सकता है, खासकर की इक्वालिटी के लिए, जस्टिस के लिए, फेयरनेस के लिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां राइट्स के प्रोटेक्शन पर भी बात होती है। यहां पे जितने भी चैलेंजेस अभी भी परसिस्ट करते हैं, खासकर की सेफ्टी क्या होगी, यहां पे प्राइवेसी क्या होगी, यहां पे एथिक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसके अराउंड रन करती हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। नाउ यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, केयरफुल यहां कंसिडरेशन की जरूरत है, एक एथिकल ओवरसाइट होनी चाहिए एआई के इंटीग्रेशन से रिलेटेड। यहां पे जुडिशियल डिसीजंस और एआई में एक कॉशियस अप्रोच की आवश्यकता है। डेटा ड्राइवन इनसाइट्स होने चाहिए, एथिकल ओवरसाइट्स होने चाहिए। मोरओवर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव के लिए हम इसको देख सकते हैं बट सेंटेंसिंग के लिए नहीं। डॉक्यूमेंट रिव्यू यहां पे होना, ये चीजें हो सकती है। कॉन्टेक्ट एनालिसिस आराम से हो सकता है। क्लाइंट इंटरेक्शन यहां पे आसानी से हो सकता है। फ्यूचर में कॉशियस एडॉप्शन की जरूरत है। ग्रेजुअल इंटीग्रेशन, धीरे धीरे फेज वाइज इंटीग्रेशन हो सकता है। एथिकल ओवरसाइट की भी यहां आवश्यकता है। यहां पर कंक्लूजन में है कि इंडियन कोर्ट थोड़ा सा कॉशियस है एआई के यूज को लेकर के। पोटेंशियल बेनिफिट्स में एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रेडिक्टिव एनालिसिस हो जाएगा, ऑटोमेशन हो जाएगा रूटीन टास्क का। यहां पे चैलेंजेस में बेसिकली एक्यूरेसी, बायस, राइट्स का प्रोटेक्शन, केयरफुल कंसिडरेशन, एथिकल ओवरसाइट, ये सारी चैलेंजेस हैं। तो ग्रेजुअल रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सिबल अडॉप्शन यहां पे एआई का, खास करके भारतीय न्यायालयों में या इंडियन जुडिशरी में ये फोकस करेगा कि ह्यूमन जजमेंट को फेयरनेस के साथ मेंटेन किया जाए एआई के। नाउ वी हैव टुडेस प्रीलिम्स क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज which of the following is not listed as a potential application of AI within the judicial system? Client interaction, contact analysis, automation, criminal sentencing or fraud detection. You can type the answer in the comment section. The relative of script or not. Then we have today's main practice question. The question says the use of the artificial intelligence in the Indian judiciary is a topic of growing debate. Analyze the potential benefits and challenges associated with the AI integration in the legal system. Suggest a framework for responsible adoption of AI in Indian courts. So this was all about today's video session. Hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list IS, and you can write its answer and send it to our number given below.